हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। और अभी तक मैंने आप लोगों को मिलावट वाला टॉपिक पढ़ाया था। अब मिलावट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने आपका इसी में ही दूसरा टॉपिक नया लिया है, वो लिया है आहार नियोजन। तो हमें आहार नियोजन के बारे में पढ़ना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद शेयर करें, ताकि इसका वीडियो का फ़ायदा है वो सभी इसका आनंद है वो ले सके। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ आहार नियोजन। आहार के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था कि आहार क्या है। तो आहार क्या है इसके बारे में आप सभी जानते हो कि जो भोजन हम ठोस द्रव्य या तरल के रूप में जो हम लेते हैं वो भोजन हमारा क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। ये आहार है वो हमारे पौष्टिक तत्वों के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा जो पौष्टिक तत्व हमने लिए हैं हमारे भोजन में वो कौन कौन से हैं। उसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारे जो 6 पोषक तत्व हैं वो मुख्य रूप से हमारे आहार के अंदर शामिल होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर मैं आप लोगों को ये टॉपिक है वो आगे आपका नियोजन के रूप में आहार, इसको एक बात आप इसमें कंफ्यूजन मत होना, इसको आहार आयोजन भी कहा जा सकता है और आपको कहीं कहीं पे आहार नियोजन भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आहार आयोजन बोल दो चाहे नियोजन बोल दो। आयोजन का मतलब आहार को व्यवस्थित करना ही है और नियोजन को मतलब उसकी योजना तैयार करना है। तो जो आहार हम अपने भोजन के अंदर लेते हैं उसका बनाने का मकसद क्या है और उसको किस आधार पर हम बनाते हैं, यही हमारा इस आहार आयोजन के टॉपिक के अंदर हम इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि आहार आयोजन क्या है। मैंने एक आहार आयोजन की एक यहाँ पे परिभाषा के तौर पे आपको इसमें पूरा अर्थ है वो क्लियर करने का प्रयास किया है कि भोजन के सभी भोज्य समूह, मैंने आपको भोज्य समूह के बारे में आपको बताया था कि भोज्य समूह है वो भोजन के कार्यों के आधार पर ही बनाए गए हैं। कुछ भोज्य समूह हैं वो ऊर्जा देने वाले हैं, कुछ आपको वृद्धि और विकास करने वाले हैं और इस ऊर्जा वाले में आपका वसा भी आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है। तो 2 प्रकार के जो भोज्य समूह है वो इसमें शामिल हो जाते हैं। प्रोटीन है वो वृद्धि और विकास में आ जाता है। एक हमारा सुरक्षात्मक कार्य, नियमन संबंधी कार्य है। तो ये सभी हमारे क्या है, भोज्य समूहों को स्पष्ट करते हैं। तो भोजन के सभी भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा को आहार में इस तरह से सम्मिलित करना, यानी जो हमने अपने भोजन के अंदर ये पोषक तत्वों को शामिल किया है भोज्य समूह के रूप में, उन भोज्य समूह की सभी की पदार्थों की मात्रा आहार में इस तरीके से सम्मिलित करना है जिससे परिवार के सभी सदस्यों की पौष्टिक तत्व वो प्राप्त हो सके। यानी परिवार की बात हो रही है, हम आहार नियोजन की जो प्रक्रिया करते हैं वो एक परिवार के लिए करते हैं। और आप सबको पता है कि परिवार के अंदर हमारे जितने भी सदस्य होते हैं वो अलग अलग एज के होते हैं। कोई आपको शैशवावस्था में मिलेगा, कोई आपको बाल्यावस्था में मिलेगा, कोई आपको किशोरावस्था में मिलेगा, कोई आपका युवावस्था में मिलेगा और कोई आपका प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था का व्यक्ति मिलेगा। तो परिवार की जो संरचना की हुई होती है वो परिवार की संरचना क्या होती है, अलग अलग सदस्यों के माध्यम से परिवार बना हुआ होता है और उस परिवार के सदस्यों को जो पौष्टिक तत्व प्राप्त हो सके उन्हीं पौष्टिक तत्वों को हमें ध्यान में रखना है तथा वे स्वस्थ व निरोग रहकर अपने अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, आहार नियोजन कहते हैं। तो यहाँ पर एक तो आपको परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना है, जो आपको पता है अलग अलग आयु अवस्था और क्रियाशीलता के व्यक्ति आपको परिवार के अंदर दिखाई देंगे। उन्हीं सारी बातों को हमें क्या है, अपने आहार नियोजन को करते समय ध्यान रखना है।
आपको ये आहार नियोजन करने से पहले मैं आपको, जैसे आहार नियोजन का जो टॉपिक है वो आपको हर अवस्था के अंदर पढ़ना है। तो हर अवस्था को पढ़ने से पहले क्या करना होगा, आपको उन अवस्थाओं का ज्ञान होना जरूरी होगा। तो पहले तो आप ये जो परिभाषा है यहाँ तक, इस परिभाषा को आप अपने कॉपी में नोट कर लो ताकि आपको आहार नियोजन का मतलब है वो समझ में आ जाए। फिर मैं आपको पहले अवस्थाओं का बताती हूँ कि परिवार के अंदर जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है, और उन अवस्थाओं के आधार पर ही हम क्या करेंगे, इन आहार नियोजन की प्रक्रियाओं को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आहार नियोजन को बताने से पहले आपको अवस्थाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। ये अवस्थाएं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट वाले टॉपिक के अंदर भी आपके काम आएगी, वहाँ पर भी आपको अवस्थाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी अवस्था किन विशेषताओं को लेकर अपना कार्य को प्रस्तुत करती है। तो अब मैं ये परिभाषा है यहाँ से क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद आपको व्यक्ति की अवस्थाओं के बारे में आपको बताती हूँ। वृद्धि व विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं जिसमें आपको क्या करना है, आहार नियोजन पढ़ना है। उन सारी अवस्थाओं को मैं यहाँ पर उनकी एज के अकॉर्डिंग है, वो आपको इनका डिवाइडेशन है वो किस आधार पर किया गया है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को पहले क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक को तो क्या कहा गया है, जन्म से पूर्व की, जन्म से पूर्व की, और दूसरी को क्या कहा गया है, जन्म के बाद की, जन्म के बाद की अवस्था। जन्म से पूर्व की अवस्था 0 से 9 माह की होती है, और इसमें हमारी एक ही अवस्था आती है, और वो अवस्था क्या कहलाती है, गर्भावस्था कहलाती है। जो माता के गर्भ के अंदर बच्चे का विकास की प्रक्रिया होती है वो 9 माह की मानी गई है, और इस 9 माह में बच्चे का विकास है वो कैसे होता है, तो ये गर्भावस्था आपको इसके अंदर देखना है कि गर्भावस्था में आहार नियोजन की प्रक्रिया है वो किस आधार पर करी जाएगी। जन्म के बाद की हमारी दूसरी जो अवस्थाएं होती है वो शुरू हो जाती है, जिसमें से पहली आपकी अवस्था आती है शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, शैशव अवस्था जो 0 से लेके 2 वर्ष तक के बच्चों के अंदर देखी जाती है। 2 वर्ष तक के बच्चों को हम क्या कह सकते हैं, शैशव अवस्था का बच्चा मान सकते हैं। दूसरी हमारी इसमें आ जाती है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। यहाँ ये सीडी का ही टॉपिक है, ये आपके सीटी के अंदर आएगा। ये आपके कुछ टॉपिक इस बुक से मेरे को तैयार करवाने हैं, जिसके अंदर भी आपका ये टॉपिक है, आपको सारा चलेगा। ये अवस्थाओं का ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सी अवस्था क्या है। बाल्यावस्था आती है वो 3 से लेके 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था कहलाती है। इस बाल्यावस्था को भी हमें 2 भागों में बांटना होगा। पहले को हम क्या कहेंगे, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरी को हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। दूसरी को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। अब इसको 3 से 6 वर्ष तक का मानते हैं पूर्व बाल्यावस्था को, और उत्तर को मानते हैं 7 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था का। तीसरी हमारी आ जाती है किशोरावस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था भी हमारी 2 भागों के अंदर डिवाइड होगी, ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ। 2 अवस्था के अंदर विभाजित होगी। एक को हम क्या कहेंगे, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, और दूसरे को कहेंगे उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, इसके अंदर भी यही होगा। ये तो आपकी क्या होगी, 13 से 16 वर्ष की मानी जाएगी,
और ये आपकी जब मानी जाएगी 17 से 21 वर्ष तक की आपकी उत्तर किशोरावस्था को माना जाता है। अब इसके बाद आपकी जो चौथी अवस्था आ जाती है वो आती है आपकी युवावस्था। युवा अवस्था जिसको कहा जाता है 21 से 40 वर्ष तक का। पांचवी आपकी आ जाती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो 40 से 60 वर्ष की कहलाती है। छठी आपकी आ जाएगी इसमें वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो 60 के बाद की अवस्था मानी जाती है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है वो 60 के बाद की। इस वृद्धावस्था का दूसरा नाम है जरा अवस्था। इसको जरावस्था के नाम से भी कहा जाता है। और ऐसे ही जैसे किशोरावस्था के बहुत सारे नाम हैं और पूर्व बाल्यावस्था को भी जैसे खेल की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसको तूफान या तनाव की अवस्था कहा जाता है। टीन एज किशोरावस्था को माना जाता है। गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। और विकास की पूर्ण अवस्था के रूप में भी इस अवस्था को जाना जाता है। तो किशोरावस्था का जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर आपको सारा बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी हमारी अवस्थाएं होती है। तो ये मैंने अवस्था बताए हैं और अवस्था के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, आहार नियोजन की प्रक्रिया को करना है। तो आपको एक एक करके इन सारी अवस्थाओं में आहार नियोजन की प्रक्रिया देखनी है। शैशवावस्था क्या है, कितने वर्ष तक की, ये मैंने बता दिया। अब इस अवस्था के अंदर बच्चे की आवश्यकता क्या है और उस आवश्यकता को हमें किस तरीके से पूरा करना है, ये अपने आहार नियोजन के माध्यम से हमें स्पष्ट करना है। फिर बाल्यावस्था की अवस्था क्या है और इस अवस्था के अंदर बच्चे की कौन कौन सी कार्यवृत्ति होती है जिसको हमें भोजन के माध्यम से पूरा करना होता है। किशोर अवस्था भी वृद्धि और विकास की अवस्था मानी गई है। इसको वृद्धि व विकास की अवस्था, ये वृद्धि और विकास की अवस्था है, इसीलिए इसके अंदर भोजन की हमें विशेष रूप से जो आहार प्लानिंग करनी होती है तो वो हमें सोच समझ के करना होता है। इस अवस्था की आवश्यकता क्या है, वो आवश्यकता हमारी पूरी की पूरी भोजन के माध्यम से क्लियर होनी चाहिए। तो इस आधार पर हम इसको पूरा करते हैं। फिर आपकी युवावस्था आ जाती है, प्रौढ़ावस्था आ जाती है, वृद्धावस्था को जरावस्था कहा गया है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस अवस्था के अंदर वृद्ध व्यक्ति की क्या क्या आवश्यकताएं आती है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। एक तो किशोरावस्था में आपको खूब परिवर्तन देखने को मिलेंगे और एक आपको वृद्धावस्था में खूब परिवर्तन देखने मिलेंगे। तो हमारे जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों का किस तरीके से कौन सी एज के अंदर यानी आयु के अंदर हमें पोषक तत्वों को देने चाहिए अपने आहार नियोजन के माध्यम से, तो ये सारी प्रक्रिया हमें क्या करनी है, इस आहार नियोजन के टॉपिक के अंदर क्लियर करनी होती है। तो ये हमारी वृद्धि और विकास की अवस्थाएं हो गई है जिनके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग अवस्थाओं के अंतर्गत अपनी आहार नियोजन की प्रक्रियाओं को देखना है। तो ये सारा आप एज ग्रुप है वो लिख लेना, क्योंकि इन एज ग्रुप के ऊपर भी प्रश्न है बहुत पूछे जाते हैं कि शैशवावस्था कौन से वर्ष तक से होती है, या गर्भावस्था कौन सी अवस्था होती है, या बाल्यावस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था कौन सी होती है, या उत्तर बाल्यावस्था है वो कौन सी होती है, किशोर अवस्था कितने प्रकार की होती है, या उत्तर किशोर अवस्था का एज ग्रुप है वो क्या है। तो इस तरीके के इन अवस्थाओं से प्रश्न है वो बहुत सारे बनते हैं और पूछे भी जाते हैं बार बार में। हर एग्जाम के अंदर आपको इन अवस्थाओं से संबंधित है वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये आप सारा एज ग्रुप है इनका नोट कर लेना। अब मैं आपको आगे का जो आपको आहार नियोजन के अंतर्गत पहले आपको पढ़ना है वो सारी बातें हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। एक तो आपको पढ़ने हैं इसको आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने, ठीक है। एक इसके सिद्धांत पढ़ने,
एक इसके उद्देश्य पढ़ने हैं, एक इसका महत्व पढ़ना है कि आहार नियोजन के सिद्धांत क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है और इसकी जो आवश्यकता और महत्व है, आहार नियोजन हमें क्यों करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें इस आहार नियोजन वाले टॉपिक के अंदर देखना है। तो सबसे पहले मैं प्रभावित करने वाले कारक को ले रही हूँ। इसके प्रभावित करने वाले कारकों में हमारा जैसे पहला कारक आ जाता है आयु। आयु जो मैंने अभी आपको अलग अलग आयु के अंदर आपको अलग अलग तरीके का आहार नियोजन करना बताया है कि आपका जैसे शैशवावस्था की आवश्यकता क्या है, गर्भावस्था की आवश्यकता क्या है। तो जब व्यक्ति गर्भ में होता है, गर्भ से लेकर और मृत्यु तक उसकी आयु क्या है, तो इस हर आयु की आवश्यकता क्या होती है, अलग अलग होती है। और इस अलग अलग आवश्यकता को हमें क्या करना होता है, अलग अलग उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पूरा करना होता है। तो जो आहार आयोजन आपका प्रभावित करेगा, तो सबसे पहले आयु है उसको प्रभावित करेगी। दूसरा जो कारक है हमारा है वो है लिंग। लिंग में भी आपको पता है कि ये दो होते हैं, एक तो होता है लड़का और एक होती है लड़की। तो इन दोनों की ही आवश्यकता क्या होती है, अलग अलग होती है। इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है, आहार नियोजन की प्रक्रिया को करना होता है। जो दोनों की आवश्यकता है, लड़के की आवश्यकता क्या होती है, अधिक होती है, और लड़की की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। तो इन दोनों ही आवश्यकताओं का हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखते हुए उनको पूरा करने का प्रयास करना है, ताकि हमारी आहार नियोजन की प्रक्रिया है उसको हम सुचारू रूप से संपन्न कर सकें। तीसरा हमारा आ जाता है जैसे क्रियाशीलता आता है। क्रियाशीलता को भी मैंने आपको बताया था। क्रियाशीलता है वो कितने प्रकार की बताई थी, 3 प्रकार की बताई थी। एक तो बताई थी कम क्रियाशील, एक बताया था मध्यम और एक बताया था अधिक क्रियाशील। इन तीनों की ही आवश्यकता क्या होती है, अलग अलग होती है। जिस तरीके की व्यक्ति की क्रियाशीलता होगी उसी के अकॉर्डिंग उसको अपने आहार में भोजन को शामिल करना होगा। तो उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना है, अपने आहार नियोजन की व्यवस्था को स्थापित करना है। एक हमारा है वो बजट, हमें ध्यान रखेंगे। बजट यानी हमारी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारा बजट क्या है, मतलब आय क्या है हमारी। हम आय के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, परिवार की आय। परिवार की आय मौद्रिक भी हो सकती है, अमौद्रिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। तो हमारी परिवार का बजट क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने भोजन के अंदर उन भोज्य पदार्थों को शामिल करेंगे, ताकि हमारा आहार नियोजन है वो अच्छा हो सके। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी आय कम है तो हम एक संतुलित भोजन को नहीं स्थापित कर सकते। एक कम आय वाला व्यक्ति भी पूर्ण रूप से संतुलित भोजन ले सकता है। उसको ज्ञान होना चाहिए इन पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्वों का ज्ञान होना चाहिए कि किसमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है और किस तरीके से हम इन पोषक तत्वों में वृद्धि कर सकते हैं। साथ में आपको पाक कला का भी ज्ञान होना चाहिए। पाक कला क्या है, गृह विज्ञान को भी क्या कहा गया, अलग अलग जैसे नाम हम देखें तो ये एक गृह कला, गृह विज्ञान और घरेलू अर्थशास्त्र, ऐसे बहुत सारे नामों से गृह विज्ञान को जाना जाता है। तो इसके अंदर हमें पाक कला का अगर ज्ञान है तो हम अपनी इस पाक कला के माध्यम से क्या है, कम आय के अंदर भी बहुत अच्छा आहार नियोजन करके और बच्चे के लिए यानी परिवार के लिए हम आहार नियोजन है उसको अच्छा व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसके लिए पाक कला का ज्ञान होना जरूरी है। इसके साथ आपको मौसम का भी ध्यान, मौसम और जलवायु है उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। आप सभी जानते हो कि अलग अलग मौसम के अंदर हमारे शरीर की जो आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है।
तो उन आवश्यकताओं को हमें मौसम के अकॉर्डिंग पूरा करना होता है। गर्मी के मौसम में हमें ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना होता है और सर्दी में हमें गर्म चीज़ों का प्रयोग करना होता है, ताकि हमें अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकता है या कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व, जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको हम किस तरीके से अपने भोजन के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी जलवायु के ऊपर निर्धारित करता है, मौसम के ऊपर निर्धारित करता है। एक जो भी हमारी फल व सब्जियां होती है या हमारे अनाज होते हैं, अनाज और जो सब्जी होती है, ये सब क्या है, आपके मौसम के अकॉर्डिंग आपका उत्पादन देखा जाता है। तो जिस मौसम में जिस चीज़ का उत्पादन, फल, अनाज, सब्जी का उत्पादन हो रहा है, उन चीज़ों का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं और उनको जो प्रिजर्व करके रखी जा सकती है, संरक्षित करके रखी जा सकती है, उनका भी हम संरक्षण है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये बात भी हमें अपने मौसम और जलवायु के अकॉर्डिंग अपने इस सिद्धांत के अंदर देखना पड़ता है। और एक जो मेन आपके आहार नियोजन के अंदर हम सुबह जब उठते हैं तो सुबह से लेके और रात तक के भोजन के अंदर सुबह का नाश्ता हो जाता है, नाश्ता, दोपहर का भोजन और फिर रात का खाना, शाम की चाय भी आ जाती है, फिर रात को दूध देना होता है। तो ये क्या है, एक आहार नियोजन के 5 पार्ट है वो महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जिसमें से 3 ये मुख्य भोजन कहलाते हैं। भोजन पूछा जाए तो हमारे 3, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन है, वो हमारे 3 मुख्य आहार कहलाते हैं। और इन्हीं आहारों का भी हमारे इस आहार आयोजन की प्रक्रिया में विशेष प्रभाव पड़ता है। हमने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, उससे हमारा दोपहर का भोजन प्रभावित होता है। दोपहर का भोजन हमने किस टाइम पे किया था, तो इससे हमारा रात का भोजन है वो प्रभावित होता है। तो ये भी जो हमारे भोजन के रूप है, ये रूप भी हमारे क्या है, इस आहार आयोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे आहार नियोजन का प्रभावित करने वाले कारक है, ये हमारे पूर्ण रूप से पूर्ण होते हैं। इसके अंदर आयु, अवस्था, लिंग, क्रियाशीलता, ये और आपका आय, मौसम है, ये महत्वपूर्ण रूप जो प्रभावित करते हैं। साथ में आपके ये भोजन के रूप है, ये भी आपके आहार नियोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। एक इसमें धर्म संबंधी भी कारक है वो बता सकते हो, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अलग अलग धर्म के जो व्यक्ति होते हैं अपने भोजन के अंदर अलग अलग प्रवृत्तियों को शामिल करते हैं। ये अलग अलग प्रवृत्तियाँ ही क्या करते हैं, हमारे आहार नियोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो अपने भोजन में इन सब बातों का भी समावेश है, वो हमारी आहार नियोजन की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर ही संपन्न करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही कि हमारा आहार आयोजन क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, भोजन के रूप है वो आहार नियोजन में हमें किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर करना है, और साथ में हमारे जो अवस्थाएं हैं जिनको हमें पढ़ना है एक एक करके, उन अवस्थाओं के अंदर आहार आयोजन की आवश्यकता क्या है और उनको हम अपने आहार आयोजन के माध्यम में किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो इन सब का हम डिटेल है वो दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, और इसको शेयर और लाइक करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।